Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of JEE Mains of the topic atomic structure. Our first question is MCQ single correct answer. Uncertainty in position of a minute particle of mass 25 gram in space is 10 to power minus 5 meter. What is the uncertainty in velocity in meter per second? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास गिवन है 25 ग्राम एंड डिस्टेंस दिया गया है 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, हमें क्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एज वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ओके, वी नो दैट मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एम। हमें इस क्वेश्चन में मास की वैल्यू पता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है 10 पावर माइनस 5 मीटर। मास की वैल्यू कितनी थी 25 ग्राम। 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी? अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। When delta x is uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum, and as in momentum in mass of object is always same, so we can say delta x into m into delta v greater than equal to h by 4 पाई। ओके, मास ऑफ पार्टिकल कितना गिवन है 25 ग्राम। इसको हम केजी में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.025 केजी। ओके, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या गिवन है क्वेश्चन में 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। वी पुट ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, we come to know our answer. The value of uncertainty in the velocity of the particle, which is equal to delta v equal to 2.1 into 10 to power minus 28. Okay, so our right answer will be option number C, which is uncertainty in the velocity equal to 2.1 into 10 to power minus 28. Okay, this is the our right answer, option number C. Our next question is, in a hydrogen atom, if energy of hydrogen atom, if energy of an electron is in ground state is minus 13.6 electron volt, then that in second excited state, क्या गिवन है क्वेश्चन में? ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी की वैल्यू कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की जब बात हो तो n इक्वल टू 1 की बात होगी। ठीक है, वी वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 3 में हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं।
n इक्वल टू वन मीन्स ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू वन मतलब ग्राउंड स्टेट। जब कभी ग्राउंड स्टेट की बात हो तो n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू वन। ओके। और जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो तो n इक्वल टू टू। जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो तो n इक्वल टू थ्री। वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके। रिमेंबर nth एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू n प्लस वन। ठीक है। वी नो एनर्जी ऑफ एन एटम इज गिवन बाई एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम, सो वी कैन से दैट जेड इक्वल टू वन एंड द वैल्यू ऑफ एन इज we have to find out energy in second excited state. The value of n equal to 3. We put the value of n which is equal to 3 in this equation. We come to get our answer which is minus 1.51 electron volt is the our right answer. So our right answer will be option number A, which is equal to energy in second excited state. Energy in second excited state equal to -13.6 into 1 1 डिवाइडेड बाई 9। मतलब फार्मूला क्या होता है, हमें क्या पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू वन है और एन की वैल्यू थ्री है, स्क्वायर करेंगे थ्री स्क्वायर नाइन। सो वी कम टू नो आवर आंसर विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। We should proceed to our next question. The number of d electron written in Fe plus 2 at the number of Fe एटॉमिक नंबर जो Fe का कितना है 26 आयन इज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन Fe plus 2 एट एटॉमिक नंबर ऑफ Fe is 26 आयन इज। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। आयरन Fe की बात हो रही है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। ओके। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 26। Fe प्लस टू, Fe प्लस टू में का जो आयरन है उसकी एटॉमिक नंबर कितना है 26 और उसमें से दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं रिमूव हुए हैं प्लस टू, Fe प्लस टू मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe विच इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 and the electronic configuration of Fe plus 2 is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। जो Fe में है जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4s2। ठीक है। और जो हमारा Fe प्लस टू है उसमें से क्या हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो किस सेल से रिमूव हो रहे हैं, यस 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 से क्या हो रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम Fe प्लस टू में किस में होगा 3d6 डी में होगा। ठीक है। As 4s is the outermost shell of Fe, that's why electron will always remove from 4s. So retain electron in D cell is 6.
जो हमारा आयरन है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है Fe में 4s, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो किस सेल में से रिमूव हुए हैं? यस सेल में से। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 3d6। ओके, so our right answer will be option number C, which is 6 इलेक्ट्रॉन। जो हमारा Fe में था, जो हमारा Fe था उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था? Fe में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन गया था 4s2 में। 4s2 में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। और Fe+2 के केस में जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा? 3d6 में। 3d6 में, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं Fe के, वह ये यस सेल से रिमूव हुए हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएंगे Fe+2 में? डी में, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 6 इलेक्ट्रॉन। We should proceed to our next question. The orbital angular momentum for an electron revolving in an orbit is given by under root L plus 1 s divided by 2 pi. This momentum for an s electron will be given by, क्वेश्चन में क्या गिवन है? The orbital angular momentum for an electron revolving in an orbit is given by अंडर रूट L plus 1 s डिवाइडेड बाई 2 पाई। यह एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। दिस मोमेंटम फॉर एन यस इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाई, ठीक है। हमें एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला गिवन है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंटम फॉर यस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसा कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू गिवन है L plus 1 s divided by 2 pi. As we know that for the S cell the value of L is equal to 0. S इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा L की वैल्यू होती है वह क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, और जो हमारा D है उसके लिए कितनी होती है? 2 होती है। F के लिए 3 होती है। तो जब हम L की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे L की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, सो वी कैन से दैट द आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज इक्वल टू 0। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखते हैं। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। फॉर यस इलेक्ट्रॉन L इक्वल टू 0, यस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। As we know the value of angular momentum, which is equal to under root L plus 1 into s by 2 pi. Okay, we put the value of L in this equation, we come to know our answer, which is equal to 0. Okay, so our right answer will be option number A, which is equal to 0. देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? जो वैल्यू क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम फॉर यस इलेक्ट्रॉन। और यस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है L की वैल्यू 0 होती है। जब हम L की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, द वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स represents a collection of isoelectronic species at atomic number
सीजियम का गिवन है और ब्रोमीन का। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की पावर में कितना है, -3 है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और जो हमारा फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी फ्लोरीन माइनस में कितनी होगी, 10 होगी। और जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, प्लस, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम प्लस इज 10। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम्स आर सेम। जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है इन सभी एटम में क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स दोज स्पीशीज हुज इलेक्ट्रॉन नंबर आर सेम। नाइट्रोजन 3 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। फ्लोरीन माइनस में कितनी है, 10 है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और सोडियम प्लस में कितनी है, इलेक्ट्रॉन संख्या 10 है। तो इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट द दीज स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। जो ये स्पीसीज हैं वो क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Bohr series of lines of hydrogen spectrum, the third line from the red end correspond to which one of the following inter-orbit jumps of the electron for Bohr orbit in an atom of hydrogen? हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ए बोहर सीरीज ऑफ line of hydrogen spectrum, the third line third line from red correspond to which of the following interorbit jump of the electron for Bohr orbit in an atom of hydrogen atom? इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा ऑर्बिट के बीच जंप हो रहा है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेड एंड means end of visible region, which is Balmer series of line, so n will be, देखिए रेड एंड का मतलब विजुअल रीजन में लाई करेगा, विबग्योर। ओके, एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ n इन द विजुअल रीजन इज 2। जो n की वैल्यू होती है विजुअल रीजन में कितनी होती है, 2 होती है। नाउ फॉर द थर्ड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू बाल्मर सीरीज, जो बाल्मर सीरीज होता है किस रीजन में लाई करता है, विजुअल रीजन में। बाल्मर जो है विजुअल रीजन में लाई करता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में बोला गया है विथ
फॉर थर्ड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू बारबर, बारबर के रिस्पेक्ट में तीसरी लाइन में, तो एन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो न्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 3 5, 5 हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली एन वन की वैल्यू 2 थी और 3 ऑर्बिट क्या हो गया जंप हो गया, तो एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फॉर सेकेंड टू फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल नीड एनर्जी टू जंप टू greater than 5, so no spectrum will release, instead energy will be absorbed। ओके, जो हमारा सेकेंड टू फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी रिक्वायर करेगा जंप करने के लिए। ठीक है, सो नो स्पेक्ट्रम विल रिलीज, इंस्टेड एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो सेकेंड टू फिफ्थ ऑर्बिट नहीं जंप करेगा, किस ऑर्बिट में जंप करेगा फिफ्थ टू सेकेंड, सेकेंड ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन हमारा किसी लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, तभी वो लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट जाता है। ठीक है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एनर्जी जब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तब जाके उसकी क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन विल jump from fifth orbit to second orbit। Okay, so our right answer will be option number A, which is the jump of इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो जंप होगा वह फिफ्थ टू सेकेंड ऑर्बिट होगा। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ टू सेकेंड ऑर्बिट। ओके, we should proceed to our next question. The de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 gram moving with velocity 10 meter per second approximately। इस क्वेश्चन में मास की वैल्यू गिवन है, द de Broglie wavelength of tennis ball of mass 60 ग्राम और velocity 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, एज वी नो दैट मोमेंटम इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो इसको इस एक्सप्रेशन से हमें वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, वेवलेंथ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय पी। और जैसा कि हमें पता है मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, इस इक्वेशन में हम यहाँ एम इंटू वी पुट कर देंगे और हमें मास की वैल्यू पता है, वेलोसिटी की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते ही हैं 6.6 इंटू 10⁻−34। हम ऑल वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, फिर उसके बाद हमें हमारा आंसर आ जाएगा, वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। एज पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज, वेवलेंथ इक्वल टू होता है एच डिवाइड बाई एम बी, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, बी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो एच क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द पार्टिकल, बी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंड फ्रॉम द दिस एक्सप्रेशन lambda equal to h divided by mb, we put all the values in this equation, we come to get our answer, which is equal to lambda equal to 10 to power minus 33। Okay, so our right answer will be option number D, 10 to power minus 33 मीटर वेवलेंथ। ठीक है, our next question is
Which of the following set of quantum number is sorry. Which of the following set of quantum numbers is correct for an electron in 4f orbital? Which of the following set of quantum number is correct for electron in 4f orbital? Okay. n की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में? n इक्वल टू 4f की बात हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ठीक है, और l की वैल्यू, n क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। l क्या है? एजुमेंथल क्वांटम नंबर। एजुमेंथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा किस क्वेश्चन में n की वैल्यू चारों में ही 4 है, और l की वैल्यू 3 किस में है? फर्स्ट और थर्ड में। तो बी और डी आंसर पहले से ही नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन में बस दो ही ऑप्शन को चेक करना है। कौन कौन से? पहले को और डी को। 4f के लिए जो n की वैल्यू होगी 4 होगी, l की वैल्यू 3 होगी। तो n की वैल्यू इसमें और चारों में तो सेम है। ठीक है, सॉरी वो मैंने क्या नहीं किया थोड़ा। n की वैल्यू जो है 3 में सेम है, इसमें तीनों में सेम है। ठीक है, और जो l की वैल्यू है फिर क्या है हमारी? 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर बी और डी जो है पहले से रिजेक्ट हो गया। बी और डी पहले से रिजेक्ट हो गए हैं, और हमें ए और सी देखना है। ए और सी देखना है। ठीक है, तो यल की वैल्यू दोनों में ही सेम है। यल इक्वल टू 3 सही है, ये भी सही है। एन की वैल्यू सही है, यल की वैल्यू सही है। और हमें अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, एज वी नो दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -m टू +m। मतलब जो हमारा -3 टू +3 तक। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसमें यम की वैल्यू क्या? 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी और डी पहले से ही गलत थे, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द आवर राइट आंसर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। फॉर 4f ऑर्बिटल n इक्वल टू 4। 4f ऑर्बिटल के लिए जो n की वैल्यू होगी क्या होगी? 4 होगी। एंड यल इक्वल टू 3, और यल की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी, एजुमेंथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। ओके, नोट फॉर एस ऑर्बिटल यल इक्वल टू 0, फॉर पी ऑर्बिटल यल इक्वल टू 1, फॉर डी ऑर्बिटल यल इक्वल टू 2, फॉर एफ ऑर्बिटल यल इक्वल टू 3। जो एस ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू एजुमेंथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और पी ऑर्बिटल के लिए 1 होती है, डी ऑर्बिटल के लिए 2 होती है, और एफ ऑर्बिटल के लिए 3 होती है। द वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम +l टू -l। ठीक है, हियर एम इक्वल टू +3 टू -3। द वैल्यू ऑफ एस प्लस हाफ और -हाफ। ओके, so our right answer will be option number A, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, और जो m की वैल्यू होगी -l और जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 टू 1/2। ठीक है, अपोजिट स्पिन होते हैं। ठीक, और आंसर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, we should proceed to our next question. Consider the ground state of chromium atom. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजुमेंथल क्वांटम नंबर
एल इक्वल टू 1 and 2 r respectively। इस क्वेश्चन में हमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विथ एजमुंथम क्वांटम नंबर एल इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है जो एटॉमिक नंबर है क्रोमियम कितना होता है 24। ठीक है, यस यस पी एस पी एस। ठीक है, यस 1 2 3 4 2 3। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 10, 10 20 और 4 24। एक क्या हो जाएगा? डी, 3d4। ठीक है, 3d4। तो हमारा जो एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1 मतलब किस किस सेल की बात हो रही है? पी सेल के लिए। तो एक क्या हो गया? टू 2p6 और 2p6 और 3d6, 3p6, 2p6 और 3p6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी में कितने हो गए? 6 इसमें है और 6 इसमें है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई फॉर एल इक्वल टू 1 न्यूनतम क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। और डी कितने हैं सेल हैं? एक ही है, 3d3। ठीक है, 3d4। तो फॉर दी एल इक्वल टू 2 एज न्यूनतम क्वांटम एल इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। जो फॉर दी एल इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो जाएगी और फॉर एल इक्वल टू 2 4 हो जाएगी, मतलब 4। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? 1s2 2s2 2p6 3d 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, देखिए 4s1 3d5। देखिए ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 3s2 3p6 3p6 और होता है फिर उसके बाद 4s2 3d4 होता है। लेकिन जो हमारा डी 3d4 है ये क्या होना चाहेगा? या तो फुल फील्ड होना चाहेगा या फिर हाफ फील्ड होना चाहेगा। तो इसको हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो यस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है जंप होके डी में चला जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s1 3d5। अभी जो मैंने आगे थोड़ा वो बता दिया था, गलत बता दिया, गलत नहीं, क्या बोलते हैं, वो भी एक्सप्रेशन सही होगा। लेकिन जो हमारा डी ऑर्बिटल होगा या फिर हाफ फील्ड होना चाहेगा या फिर फुल फील्ड होना चाहेगा। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा यस ऑर्बिटल का जंप होके डी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे 4s1 3d5। और फिर हम चेक करेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या फॉर एल इक्वल टू 1 एंड फॉर एल इक्वल टू 2। मतलब क्वांटम नंबर के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फॉर द पी सेल के लिए न्यूनतम क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? एल इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है 2p6 और 3p6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 + 6 कितने हो जाएंगे? 12। और डी डी के लिए न्यूनतम क्वांटम की नंबर क्या हो जाएगा?
L इक्वल टू 2, 3d5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। फॉर L, for 2p6 and 3p6, L equal to 1 here. In 2p and 3p orbital, the total 6 plus 6 electron presence. And for 3d5, L equal to 2 here. D orbital, total 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन D में प्रेजेंट है और P में 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, सॉरी, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो क्या था वहाँ पे? यस यस, पी एस, पी एस और डी था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें डी जो था हमारा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होना चाहेगा? हाफ फील्ड होना चाहेगा, इसलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यस में 1 और डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन राइट होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ में पी की संख्या इलेक्ट्रॉनिक की कितनी है? 6 है, और 6 इसमें है, 12 हो जाएंगे, और डी में कितना हो गया? 5 हो गया, तो 12 और 5। देख लीजिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इसमें 12 हो गए। फॉर L इक्वल टू 1, 12 इलेक्ट्रॉन, और डी के लिए L इक्वल टू के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, so our right answer will be option number B. Okay, the wavelength of the radiation emitted when in hydrogen atom electron fall from infinity to stationary state 1 would be Rydberg constant. Wavelength of radiation emitted when in hydrogen atom electron fall from infinity to stationary state 1, जो इलेक्ट्रॉन हमारा फॉल हो रहा है कहाँ से? इन्फिनिटी से स्टेशनरी स्टेट 1 पे। ओके, हमें इस क्वेश्चन में वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, as we know that 1 upon lambda equal to r into z square in bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, जो n इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है, और n1 की वैल्यू n=1 है। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक, और जो हम जानते हैं कि किस एटम के लिए बात हो रहा है? हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z=1 पुट कर देंगे। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इन सभी चीज़ों से क्या वैल्यू निकल कर आएगी? द वैल्यू ऑफ लेमडा हमें निकल कर आ जाएगी। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखते हैं। वी नो दैट रिडबर्ग फार्मूला 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और हमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, z=1 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी? 91.1 नैनोमीटर। ठीक है, ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 91 नैनोमीटर। ओके,
Thank you. Thank you to you all, my dear friends. Thank you.